So greetings at whatever time you're watching, fellow UPSC aspirant, and this video is also for them who are not UPSC aspirant. तो अभी रिसेंटली एक डिबेट शुरू हो गई जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया कि योर पासपोर्ट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी फॉर सिटीजनशिप। तो है क्या, SIR में आपने कह दिया आधार कार्ड नहीं है, वोटर आई कार्ड वैसे ही नहीं है, पैन कार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, राशन कार्ड आपका इकोनॉमिकल स्टेटस के लिए है। सो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट असल में है क्या फिर? एंड आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, देयर इज़ नो ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट विच सेज ये डॉक्यूमेंट आपका सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है इंडिया में। अब डिबेट एक पहला शुरू होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। तो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप समझने के लिए ये जानना है कि आपको नेशन और कंट्री में क्या डिफरेंस है ना। जैसे नेशन, नेशनल एंथम होता है, कंट्री का एंथम होता है क्या? नहीं, देयर इज़ अ नेशनल एंथम। सो नेशनैलिटी जो है ना वो एक आइडेंटिटी है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सॉरी एक नॉट पॉलिटिकल बिकॉज पॉलिटिकल आइडेंटिटी इज सिटीजनशिप। नेशनैलिटी इज एन इमोशनल एंड एथनिक आइडेंटिटी, राइट। एक एथनिक आइडेंटिटी कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा नेशनैलिटी है। हो सकता है आप कल को जाके US में सिटीजन बन जाएं, तो आप US के सिटीजन तो हो गए बट योर नेशनैलिटी वॉज इंडियन, राइट। एंड इट्स वेरी हार्ड टू चेंज। आपके बच्चे का भी लोग यही बोलेंगे कि यू आर इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। सो नेशनैलिटी एक इमोशनल बॉन्ड है। सो जब भी आप नेशनल एंथम सुनते हो आपके अंदर एक इमोशन जागता है, एक इमोशन ट्रिगर होता है। देयर इज नो कंट्री एंथम, नेशनल एंथम है, राइट। तो एक छोटा सा पहले डिबेट क्लियर कर देते कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है। तो नेशनैलिटी जो है वो आपका लीगल बिलोंगिंगनेस है, राइट। ये आपका और आपके कंट्री का, ठीक है, एक लीगल स्टेटस है, एक बिलोंगिंगनेस। बट सिटीजनशिप इज योर पॉलिटिकल राइट, क्योंकि सिटीजनशिप आपको कई सारे पॉलिटिकल राइट्स देता है। जैसे वोटिंग का राइट आपको सिटीजनशिप के बाद ही मिल सकता है। सो एवरी सिटीजन विल बी अ नेशनल ऑफ द कंट्री बट एवरी नेशनैलिटी में नॉट बी द सिटीजनशिप। जैसे अभी आपको बताया कि अगर मैं भारत में रहता हूँ और यहाँ की नागरिकता है मुझे, तो यहाँ की नागरिकता होने के कारण मेरी राष्ट्रीयता यहाँ की हो सकती है, लेकिन मेरी राष्ट्रीयता यहाँ की है तो मेरी नागरिकता यहाँ की हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मैं यहाँ से निकल के US चला जाऊँ और वहाँ का ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाऊँ। सो इन दैट केस माई नेशनैलिटी इज़ इंडियन बट माई सिटीजनशिप इज़ नॉट इंडियन। सो ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल नेशनैलिटी बट सिटीजनशिप इन इंडिया तो एक ही हो सकता है, फॉरेन में कोई और हो तो हो, बट इंडिया में तो सिटीजनशिप एक ही हो सकती है। नेशनैलिटी इज डिफिकल्ट टू चेंज, सिटीजनशिप आप चेंज कर सकते हो बिकॉज देर आर लॉज फॉर इट। और जो नेशनैलिटी है आपकी वो आपकी बेसिस बनाती है कि आपका लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या होगा, आपका कल्चरल आइडेंटिटी क्या होगा, आपका एथनिक आइडेंटिटी क्या होगा। बट सिटीजनशिप क्या बताता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होंगे, ये राइट्स आपको मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, राइट। और वो कौन तय करता है? सिटीजनशिप। तो अब जब सिटीजनशिप तय होता है कि हमारे जितने भी लीगल राइट्स होंगे वो सिटीजनशिप से आएंगे, तो सिटीजनशिप कौन डिसाइड करता है? दिस इज अ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिटीजनशिप कौन डिसाइड करता है। तो देखो, सिटीजनशिप देने के ना हमारे देश में, पर्टिकुलर इन आवर कंट्री, देर आर 2 प्रोविजंस। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड वन इज लेजिस्लेटिव प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो वो हो गया जो हमारे संविधान में अंकित है, संवैधानिक विधान है ये, और ये है लीगल प्रोविजन, यानी कि एक लॉ के थ्रू दिया हुआ। तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, बट ओनली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था? 26 जनवरी 1950। देश आज़ाद हुआ 1947 को। 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन कुछ लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने उसको लागू किया। 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमने कुछ पार्ट लागू किया एंड फुल कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। मतलब पूरी संविधान वहाँ से स्टार्ट हुई है। कब? 26 जनवरी 1950। तो सिटीजनशिप के ना कुछ दायरे थे इस बीच में। तो वो कैसे मिलता था? एक था कि 1950 से लेके 1987 तक, मतलब 1950 से 1987 तक
जस्ट सॉली के आधार पर मिल जाता था, मतलब राइट टू सॉइल। अगर आप यहाँ बॉर्न हो गए, आप कहीं के थे और यहाँ आके आप पैदा हो गए, तो आप यहाँ के सिटीजनशिप कहला जाते थे। फिर एक 1986 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उसमें फिर एक हाइब्रिड मॉडल चलती है अप टू 2004। फिर 2003 में एक अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो बताता है कि अब जस्ट सैंग्विनस में ही मिल सकता है आपको सिटीजनशिप, मतलब राइट टू ब्लड। मतलब अगर आपके पेरेंट इंडियन हैं, मतलब उसमें अगर एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा पेरेंट इज़ नॉट इलीगल इमिग्रेंट, मतलब वो घुसपैठ या नहीं है, तो आप अगर यहाँ पैदा हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन हो जाओगे। अब कमिंग टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट, नाउ दिस इज़ फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड इफ़ यू आर नॉट इवन यूपीएससी एस्पिरेंट आप सुन सकते हो। तो आर्टिकल 5 ये बताता है, एक कट ऑफ डेट तय करता है आर्टिकल 5, क्या 26 जनवरी 1950 अगर आप यहाँ पे बॉर्न हुए हो, अगर आप पैदा हुए हो या आपके पेरेंट पैदा हुए हैं या आपके पेरेंट या आप यहाँ के रेसिडेंट थे इस डेट से 5 साल पहले तक, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सिटीजनशिप हो। अब याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजनशिप का डीलिंग करता है ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से आर्टिकल 11 के तहत इट हैज़ लेफ्ट ऑल द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू द पार्लियामेंट। ठीक है, अब आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 बताता है कि अगर आप पाकिस्तान से आए हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन 26 जनवरी 1950 को अगर आप आए हैं या आपके पेरेंट और आपके ग्रैंड पेरेंट यहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, और ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 जो आपके पेरेंट यहाँ पैदा हुए थे, और या फिर अगर वो चले गए थे यहाँ और वापस आ गए हैं किस डेट से, 19 जुलाई 1948, इस डेट से पहले अगर वापस आ गए हैं और एक ऑफिसर ने उनको रजिस्टर कर दिया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 1948 है, दिस इज नॉट 1950। देश आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन संविधान अगेन 1950 में आई थी। ठीक है, तो आर्टिकल 6 3 तरीके से आपको बनाता है सिटीजन। आर्टिकल कहता है अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले या उस दिन तक, तो आप यहाँ के सिटीजन हैं, या आपके पेरेंट और आपके ग्रैंड पेरेंट यहाँ बॉर्न हुए थे, दोनों में से कोई और है, तो आप यहाँ के नागरिक हैं। या अगर आप बाहर से आए हैं हमारे देश में और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं और आपको किसी ऑफिसर ने रजिस्टर किया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और आप मिनिमम 6 महीने यहाँ स्टे किए हैं अपने एप्लीकेशन लगाने से पहले, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सी दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 6 3 तरीके से बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कैसे मिलता है नागरिकता। आर्टिकल 7 कहता है कि अगर आप पाकिस्तान माइग्रेट करके चले गए थे, ठीक है, आप 1 मार्च 1947 को आप पाकिस्तान चले गए थे, बट आप लौट आए भारत, कब लौट आए इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 6 क्या कहता है, 19 जुलाई 1949, सो 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप लौट आए हैं तो आप आर्टिकल 6 के आधार पे हमारे यहाँ नागरिकता पा सकते हैं, सो यू आर सिटीजन। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि अगर आप 1950 से पहले बॉर्न हुए हैं, आपके पेरेंट बॉर्न हुए हैं, या 5 साल पहले आप रह रहे थे, तो आप सिटीजन हैं। आर्टिकल 6 बताता है कि अगर आप पाकिस्तान चले गए थे और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट होने से पहले वापस आ गए थे, तो आप नागरिक हैं। अगर आपके पेरेंट या आपके ग्रैंड पेरेंट यहाँ पैदा हुए थे, तो आप नागरिक हैं। और अगर आप बाहर रहते थे और हमारे देश में आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, और आपको किसी ऑफिसर ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और आप अपने एप्लीकेशन लगाने के 6 महीने पहले तक भारत में थे, तो आप यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। आर्टिकल 7 बताता है कि अगर आप पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन 19 जुलाई 1948 एज पर आर्टिकल 6 अगर आप वापस आ गए थे, तो आप हमारे यहाँ नागरिक हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है, इफ़ अ पर्सन स्टेइंग, अब देखो ये तो हमने उनकी बात कर दी जो हमारे यहाँ आए, अब उनका भी तो ध्यान रखना है
जो हो सकता है हमारे देश आज़ाद होने के टाइम पे किसी कारणवश हमारे देश में नहीं थे, बट उनका इच्छा है कि वो यहीं रहे, वो काम की वजह से चले गए हैं, वो आ नहीं पा रहे, तो उनका ध्यान रखना था। तो आर्टिकल 8 ने उनके लिए भी प्रोविजन बनाया। क्या बनाया कि इफ पर्सन स्टेइंग आउटसाइड इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बट हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, तो मतलब अगर उनके पिताजी और उनके दादाजी, मतलब एनी पेरेंट एंड देयर ग्रैंड पेरेंट को अगर इंडियन नेशनैलिटी थी, यहाँ बॉर्न हुए थे, सॉरी इंडियन सिटीजनशिप थी, तो वो आदमी वहाँ के कॉन्सुलेट में जाके, जो भारत का कॉन्सुलेट होगा उस देश में, वहाँ पे जाके अगर अपने आप को रजिस्टर कराता है कि मुझे भारतीय नागरिक रहना है, मैं अभी भारत जा नहीं सकता हूँ बट मुझे भारत का नागरिक रहना है, तो ही कैन बी अ इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 9 ये प्रिवेंट करता है डुअल सिटीजन। ये कहता है कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आप हमारे यहाँ नागरिक नहीं हो। जो हमेशा केस आता रहता है कि दैट पर्टिकुलर लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, या फिर सम बॉलीवुड एक्टर इज नॉट एन इंडियन सिटीजन बिकॉज ही पोजेस द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। सो दिस इज द रीजन कि आर्टिकल 9, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बार्स द डुअल सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 11 जो है वो, और आर्टिकल 10 जो है, आर्टिकल 10 जस्ट मेक्स अ प्रोविजन regarding that anybody who is in India will be bound by the laws made by Indian government. But Article 11 जो है सारा खेल ये पलट देता है, सारा खेल आर्टिकल 11 पलट देता है। कैसे? आफ्टर 1950 जो कट ऑफ डेट है उसके बाद का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट गिव्स टू पार्लियामेंट, कि यहाँ के बाद से सिटीजनशिप के मामले में कोई भी मामला जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट तय कर सकेगी। यानी कि दिस ओपन्स द प्रोविजन फॉर व्हाट, लेजिस्लेटिव प्रोविजन के लिए आर्टिकल 11 दरवाजा खोलता है। आर्टिकल 11 opens the door for legislative provision regarding सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप जब, तो इसी के आधार पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 आई। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो होंगी, हर चीज़ तो संविधान में लिखा नहीं था, वहाँ तक संविधान बनने तक, संविधान के लागू होने तक संविधान ने तय कर दिया कि नागरिक कौन होगा, लेकिन उसके बाद नागरिक कौन होगा ये कौन तय करेगा? ये सोनली पार्लियामेंट, कोई स्टेट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप है ही नहीं, तो सिर्फ पार्लियामेंट तय करेगी। तो पार्लियामेंट कैसे तय करेगी? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। अब देखो, आर्टिकल 11 ही वो आर्टिकल है जो ये प्रोविज़न देता है कि जब पार्लियामेंट कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाएगी ना, इट विल नॉट बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दो हम उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA बोलते हैं, अमेंडमेंट है, दिस इज अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप एक्ट 1955। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ देर इज अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो द आंसर इज नो, इट्स जस्ट अ स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट, इट्स अ स्टैट्यूटरी लॉ। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिकम्स द लीगल प्रोविजन। तो अब ये बताता है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिल सकता है और आप इसको कैसे लूज कर सकते हैं। सो एक्वायर करने के एक निमोनिक्स है जिसको बोलते हैं ब्रांड, BRAND। ब्रांड में बर्थ, अगर आपकी बर्थ यहाँ हुई है, अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन हो गए हो, या फिर अगर भारत ने कोई ऐसा भूभाग पे कब्जा किया है और आप वहाँ पे वासिंदे थे, तो आप हमारे यहाँ के सिटीजनशिप हो जाओगे। या फिर आप यहाँ नेचुरलाइजेशन से हुए हो, आप यहाँ पे रहे हो, काफ़ी टाइम रहे हो, जो कट ऑफ डेट था 11 ईयर्स, आप उतना रह गए हो, तो आप यहाँ के नागरिकता पाने के अधिकार में हो। और डिसेंट, अगर आपकी पैदा ही यहीं हुई है, पैदाइशी आप इस देश के हो, तो आप हमारे देश के सिटीजनशिप हो। तो जब 1955 ने सिटीजनशिप देने की बात की, तो लेने की बात भी कही होगी कि आपको पार्लियामेंट डिप्राइव कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इलीगल पाए गए तो आपको डिप्राइव कर सकता है, आपको रिनक्सेशन कर सकता है। डिप्रिवेशन इज ओनली देश निकाला, ठीक है, रिनक्सेशन कर सकता है और आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। आपने रिनक्सेशन करना नहीं होता, रिनक्सेशन आप खुद करते हो, आप गिव अवे कर, आप दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हो, तो आप रिनक्सेट कर दिया, रिनक्सेशन हो गया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको टर्मिनेट कर दिया, राइट। तो इस मामले में
DRT इज योर निमोनिक, DRT से लूज होता है एंड ब्रांड से यू आर ब्रांडेड एज अ सिटीजन, ऐसे याद रखो। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि ये जो अमेंडमेंट्स होते हैं तो इनमें क्या क्या बदलाव हुआ, राइट। तो अभी तक टोटल मिला के 7 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोबारा से बोलता हूँ। सो 1950 तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड कर दिया। अब 1950 से 1987 तक जस्ट सॉली का रूल चला हमारे यहाँ। व्हाट इज जस्ट सॉली? कि राइट बाय सॉइल, अगर आपके पेरेंट ट्रैवल भी कर रहे थे और आप यहाँ पैदा हो गए तो आप भारत के नागरिक कहलाने के अधिकार में हो। फिर 1 जुलाई 1987 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1986, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 1986 में। अब उसने एक कट ऑफ डेट तय किया 1 जुलाई 1987 कि 1 जुलाई 1987 से पहले तक अगर आप यहाँ बॉर्न हुए हो तो आप जस्ट सोली के आधार पे आप सिटीजनशिप ले सकते हो। और 1987 से 2004 तक ना हाइब्रिड मॉडल चला कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट शैल बी द केस। लेकिन एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आई, उसने एक नया डेट तय किया। उसने तय किया 3 दिसंबर 2004, सॉरी 31 दिसंबर, सॉरी 3 नहीं है, ये 31 है, 31 दिसंबर 2004। और अगर आप 31 दिसंबर 2004 से पहले या उसके बाद, सॉरी पहले हुए हो तो आप हाइब्रिड के तहत हो, लेकिन 31 दिसंबर 2004 के बाद अगर आप यहाँ पैदा हो रहे हो तो जस्ट सोली के आधार पे, बिकॉज राइट बाय सॉइल कि आप यहाँ पे जस्ट जन्म सिद्ध अधिकार आपका सिटीजनशिप नहीं होगा, मतलब नागरिकता आपका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होगा, आपका वो जस्ट सैंग्विन हो जाएगा। जस्ट सैंग्विन इज आपका खून का रिश्ता अगर है यहाँ से, तभी आप यहाँ के नागरिक हो जाओगे। और खून का रिश्ता कैसे तय होगा? कि अगर आपके एक पेरेंट कोई, या माता या पिता या मदर या फादर, अगर आपके यहाँ के सिटीजन हैं भारत के, एंड द सेकेंड पेरेंट इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट, समझ गए, मतलब वो देश में घुसपैठिया नहीं है। हो सकता है आपके माता जी यहाँ की, हाँ, और आपके पिता इंडियन हो ही ना, ही विल फ्रेंच और समवन, तो यू कैन हैव दिस। जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ही इज इंडियन बट हिज वाइफ was Japanese but his son is Indian, right? So if one parent is Indian and the other parent is not illegal immigrant, घुसपैठिया नहीं है, तो आप जस्ट सैंग्विन के आधार पे सिटीजनशिप पा सकते हो। एंड देन 2005 में एक चेंज हुआ जिसने जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन थे, मतलब जो इंडियन सिटीजन थे और वो बाहर रह रहे थे, ठीक है, और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इन दोनों को फैसिलिटीज़ अलाउ की है, कुछ बेनिफिट्स अलाउ किया। क्या? कि आप हमारे यहाँ सिटीजन कहलाओगे, सिटीजनशिप के सारे राइट्स नहीं होंगे आपको हम भारतीय नागरिक मानेंगे, नागरिकता का अधिकार नहीं होगा, आप वोट नहीं कर सकोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे यहाँ पे, बट हम आपको नागरिक की तरह वीज़ा लेके आने जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो गैर नागरिक है उनकी तरह वीज़ा लेके आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आ सकते हो हमारे देश में, अपना देश समझ के ही आओ। ऐसी कुछ फैसिलिटी अलाउ की तब तक जब तक कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउड है, तभी तक, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अगर तुम वहाँ रह रहे हो तो नहीं, तो हमारे यहाँ की नागरिकता और OCI POI नहीं बन सकते हो। OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड POI इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। जैसे आज हम किसी बोलते हैं ना कि फॉरेन डिग्निटरी वो हैं, ही इज़ इंडियन ऑरिजिन, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, ओके। फिर 2015 में क्या किया उन्होंने? OCI एंड POI को मर्ज कर दिया, दोनों सेम ही कहलाएंगे अब, चाहे आप OCI हो चाहे वो POI हो, आपके पास बेनिफिट सेम है। अगेन OCI इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, POI इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है। 7 अमेंडमेंट हुए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसकी वजह से बहुत दंगे फसाद हुए थे वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जो कि जिसको हम CAA एंड NRC कहते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी नहीं कि CAA NRC वॉज टू डिफरेंट थिंग। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था CAA 2019, लोग उसको एक मिस इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये समझे थे कि ये नागरिकता छीन लेगा, बट CAA वॉज नेवर मेंट टू स्नैच योर आइडेंटिटी, स्नैच योर सिटीजनशिप, इट वॉज हाउ द सिटीजनशिप विल बी अलॉटेड, वो सिटीजनशिप देने की बात कर रहा था। तो अलाउंस ऑफ सिटीजनशिप फॉर द माइग्रेंट्स हु हैव स्टेड एंड हैव एंटर्ड इंडिया, अगेन देयर इज अ कट ऑफ डेट, व्हाट 31 दिसंबर 2014। अगर आप इससे पहले भारत में आ गए हो, ठीक है, और आप सिख, ईसाई, पारसी, जैन हो, तो आप मेरे यहाँ नागरिकता पा सकते हो, ठीक है।
अगर आप इन सब में से हो और मेरे देश में आ गए हो, you are not supposed to be a Muslim from countries which are Pakistan, बांग्लादेश एंड नेबरिंग कंट्रीज जो हैं। अगर आप यहाँ से मुस्लिम नहीं हो और बाकी कोई धर्म के हो तो आप मेरे यहाँ नागरिकता पा सकते हो, अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हो तो। एंड जो नेचुरलाइजेशन है, अगर आप आ गए हो और रह रहे हो इस डेट से नहीं, इस डेट से कट ऑफ से के बाद आए हो, तो आप 11 साल नहीं, आप 5 साल में ही मेरे यहाँ की नागरिकता पा सकते हो। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CA जिसको 2019 का बोलते हैं, वो कभी नागरिकता छीनने का था ही नहीं, वो नागरिकता देने का था, कि देने के मामले में हमने कुछ बदलाव किए हैं। ओके, सो दिस वाज इट। सो यही हो गया, यही पूरा डिबेट है। सो अल्टीमेटली क्या समझे हम, कि अल्टीमेटली देयर इज नो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट रिलीज की ही नहीं जो आपको ये बताए कि आप यहाँ के नागरिक हो इस आधार पर। नेशनैलिटी समझ गए, एक इमोशनल कनेक्ट है, सिटीजनशिप पॉलिटिकल कनेक्ट है, ये आपका हक देता है, ये आपका आइडेंटिटी देता है, आपका प्रूफ देता है कि नॉट प्रूफ, आपकी एथनिक वैल्यू क्या होगी, है ना, आपका विश्वास कैसा होगा, आप किस चीज़ को लेके अपना मानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में गाय हमारी माता बोलते हैं, ये नेशनैलिटी से आता है, राइट, बट हो सकता है फॉरेन में नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई योर डिफरेंसेस एंड योर डाउट्स। सो सिटीजनशिप के लिए हमारे देश में कोई डॉक्यूमेंट लीगली नहीं है, आधार है नहीं, SIR ने बता दिया नहीं है, वोटर आई कार्ड इज़ नॉट। सो एक और डिबेट थी कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे रहा है कि यू आर नॉट सिटीजन बिकॉज आपके ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग अ वोटर आई कार्ड। क्यों? वोटर सिटीजनशिप होना ना होना इज ओनली द पावर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 11। सो दिस वॉज ऑल्सो अ डिबेट। सो नीदर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्रॉड कॉनोटेशन है हमारे यहाँ कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और आप जस्ट सैंग्विन से हो तो आप यहाँ के सिटीजनशिप हो, राइट। सिटीजनशिप का कोई प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं है। सो जस्ट सैंग्विन विच स्टैंड्स ये वाला पार्ट, जस्ट सैंग्विन बाय ब्लड। इफ योर वन पेरेंट इज इंडियन एंड हाउ ही योर पेरेंट का सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगा? इफ हिज पेरेंट्स वुड हैव बीन इंडियन, एंड उनका कैसे होगा? इफ हिज पेरेंट्स वुड हैव बीन इंडियन। सो कोई ऐसे लॉजिकली कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं हमारे यहाँ, नॉट लॉजिकली, इवन ऑफिशियली देयर इज नो डॉक्यूमेंट। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट टाइम। कुछ ऐसा आएगा मामला तो हम डिस्कस करेंगे फिर। एंड ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर GS2।